हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में इज़ आर एम का यूज़ कैसे करेंगे। वीडियो में हमने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में इज़ आर एम का यूज़ के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं? जिन वाक्यों में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितनी आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर 1 है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द पहले हो तो, यानी हमने आपको अभी बताया कि जिन वाक्यों में WH फैमिली कहते हैं इनको, जो आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हम WH फैमिली कहते हैं। क्या, वाई है, वॉट है, वेयर है, विच है, ये हु है, ये सभी क्या है, WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको हम WH फैमिली कहते हैं। तो ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स जिस सेंटेंस में आते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द पहले हो तो, अगर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और उसमें क्या शब्द क्या है पहले हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। यानी क्या शब्द अगर पहले आ रहा है सेंटेंस में तो क्या की अंग्रेजी वॉट होती है वो हम नहीं लिखेंगे। तो आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं। पैटर्न है हमारा इज़ आर एम, यानी कि जब किसी सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ रहा हो तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे और इसके प्लेस पर, यानी वॉट के प्लेस पर हम इज़ आर एम, यानी कि अगर सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर, और अगर आई है तो एम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा? सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर और आई के साथ एम आएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सबसे पहले इज़ आर एम में से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, क्या यह एक चिड़िया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉट नहीं लिखा है, हमने क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी है। क्या लिखा है? क्या के प्लेस पर हम क्या लाएंगे? ये सेंटेंस सिंगुलर है, यह आ रहा है, यह एक चिड़िया है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लाया है? इज लाए हैं। तो इज और सब्जेक्ट इट अ बर्ड। क्यों? अगर कोई निर्जीव वस्तु होती है या कोई पशु या पक्षी के बारे में किसी सेंटेंस में बात की जा रही है तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या के प्लेस पर तो इज आ गया, और यह के लिए हम इट लाए हैं क्योंकि चिड़िया एक पक्षी है, तो इसलिए इट अ बर्ड, इज इट अ बर्ड। क्या के प्लेस पर क्या ले आए हैं? इज, क्योंकि यह सिंगुलर है, और यह की जगह पर इट आया है, एक की जगह पर आया है, और चिड़िया मीन्स बर्ड। तो यहाँ पे इज इट अ बर्ड और क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया है। इस प्रकार हमारा अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं एक निर्धन लड़का हूँ। क्या मैं एक निर्धन लड़का हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या वर्ड जो है पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। वर्ड जो होती है उसके इसके प्लेस पर हम लिख रहे हैं, आई आ रहा है सब्जेक्ट, तो आई के बेस पर हम क्या के प्लेस पर एम लिखेंगे। एम और हमारा सब्जेक्ट हो गया आई। जैसा कि आप पैटर्न में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम में से एक आ जाएगा, यहाँ पर आई के साथ एम आ रहा है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, आप पैटर्न के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ले आए हैं, उसके बाद अ पुअर बॉय, एम आई अ पुअर बॉय। तो क्या मैं एक निर्धन लड़का हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? एम आई अ पुअर बॉय। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। के बाद हमारा रूल नंबर 2 है, इसमें दिया है यदि वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक क्या है? शब्द आए, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड आए, तो इस इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं? क्या, कहाँ, कौन, कौन सी आदि आए हों तो पहले इनकी अंग्रेजी, यानी कि अगर शुरू में ही क्या शब्द आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर ये बीच में आए, कहाँ बीच में आए, कौन बीच में आए, कौन सी बीच में आए, ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक जो शब्द हैं अगर ये बीच में आ रहे हों किसी सेंटेंस यानी वाक्य के, तो पहले इनकी अंग्रेजी, पहले क्या लिखा जाएगा? इनकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, यानी वॉट, वेयर, हु, विच, जो भी आ रहे हैं वर्ड बीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, उनकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो इनकी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं पहले। इसके बाद क्या करेंगे हम? इज़ आर एम में से एक कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे।
यहाँ पर हम पैटर्न देख सकते हैं। WH फैमिली यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार अगर सिंगुलर नंबर है तो इज, प्लूरल नंबर है तो आर, और आई है तो आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो हु आर यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन जो है सेंटेंस के बीच में आ रहा है, यानी वाक्य के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद में पैटर्न में आप देख सकते हैं WH फैमिली यानी कि आपका सबसे पहले हु आया है, उसके बाद में इज आर एम, क्योंकि ये प्लूरल है यू तो इस कारण आर आया है। उसके बाद हमारे देख सकते हैं आप सब्जेक्ट, ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग देख सकते हैं सब्जेक्ट। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा पेन कौन सा है, मेरा पेन कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा जो वर्ड है वो आपका इस वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे विच। उसके बाद में क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने इसका यूज़ किया है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो विच इज़। उसके बाद में हम माई पेन, रूल नंबर 3 में दिया है यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो, यानी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, नेगेटिव पढ़े थे और इंटेरोगेटिव भी पढ़े थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव भी होगा यानी प्रश्नवाचक भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, नेगेटिव भी होगा, यानी कि उस वर्ड में नहीं भी लगा होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे करेंगे, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक यानी नेगेटिव हो तो नोट को कर्ता के बाद में लाते हैं। नोट को कब लाएंगे, कर्ता के बाद। पर देख सकते हैं पैटर्न, इसके 2 पैटर्न होंगे, यानी एक तो आपको हमने बताया कि क्या वर्ड अगर पहले आ रहा हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव प्लस नेगेटिव भी है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले आएंगे इनमें से कोई भी एक, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पैटर्न नंबर 2 है, पैटर्न नंबर 2 में दिया है कि अगर किसी वाक्य में बीच में कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द आ रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद इज आर एम जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। इसके बाद में हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों ही पैटर्न इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंसेस के लिए हैं। क्या राम एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्योंकि क्या शब्द पहले आ रहा है इस सेंटेंस में और यह नेगेटिव भी है, यानी कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे इसके प्लेस पर, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है तो इसका यूज़ किया गया है। और यहाँ पर राम और सब्जेक्ट के बाद जैसा पैटर्न में दिया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। आ गुड प्लेयर, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो इज़ राम नॉट आ गुड प्लेयर। तो सबसे पहले इज़ सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि आपको पैटर्न में दिया हुआ है। इसके बाद में है नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या ये मेरी पुस्तकें नहीं हैं। तो इसके प्लेस पर हम क्या करेंगे कि आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल नंबर में है हमारा सेंटेंस। तो आर दीज नॉट माई बुक्स, आर दीज नॉट माई बुक्स, आर दीज नॉट माई बुक्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सीता एक अच्छी गायक क्यों नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं क्यों वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, तो ये बीच में आया है सेंटेंस के। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद में इज़ आर एम में से एक लिखेंगे, यानी कि ये सिंगुलर नंबर है इसलिए इज़ आया है। इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा है सीता, इसके बाद नॉट का यूज़ किया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। अ गुड सिंगर, तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सीता एक अच्छी गायक क्यों नहीं है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, वाई इज़ सीता नॉट अ गुड सिंगर। तो आप इस एक्सरसाइज को करें ताकि आपको पता चल सके आप कितना अच्छे से समझ पाए हैं। इसके बाद नोट में है कि निर्जीव वस्तु व जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ट्रांसलेशन करते समय बताया था कि निर्जीव वस्तु व जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और ऐसे ही आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।